वो समुंदर की तरह वापस आए हैं और इस तरह से वापस आए हैं कि उनकी जो समुद्र की लहरें थी, उन लहरों में तमाम विरोधी जो हैं वो बह गए। कोई दूर दूर तक विरोधी नहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त जो जनता का जो जनादेश है, जनता ने जिस तरह से वोट दिया है, उसमें उसको देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में अब विपक्ष का भी कोई नेता होगा, ऐसी सूरत हाल नहीं बची है। कहते हैं कि राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो धैर्य के साथ एक एक कदम आगे बढ़ता है, और हमेशा सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ता, बल्कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो वो दो कदम पीछे भी हटने के लिए तैयार रहता है। वही व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। अब देखिए ना, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर यह बात 16 आने सही साबित होती है, और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साबित कर दिया कि वो राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा है। हालांकि कई बार उनके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आई, वो धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़े, और सिर्फ आगे ही नहीं बढ़े, उनकी राजनीतिक जिंदगी में, उनके राजनीतिक करियर में कई बार उन्हें उपहास का सामना करना पड़ा, वो उपहास का पात्र बने। कई बार उन्होंने दो कदम वापस पीछे खींचे, लेकिन इस सब का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि 54 वर्ष के देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और सिर्फ महाराष्ट्र के साधारण मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि कहना चाहिए महाराष्ट्र के शक्तिशाली मुख्यमंत्री, जिनको जनता का इतना प्यार मिला, जिनको जनता का अपार जन समर्थन मिला, और जिनकी सरकार एकदम कह सकते हैं कि मजबूती के साथ अपने पांव पर टिकी है। वो अब महाराष्ट्र के ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं। बीते 5 साल में देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक करियर में 2 मुकाम ऐसे आए जब वो उपहास का पात्र बने, उनके विरोधियों ने उनका अपमान किया, उनको निशाना बनाया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जरा भी डिगे नहीं, वो पूरी शांति के साथ, स्थिरता के साथ, पूरे धैर्य के साथ वो एक एक कदम आगे बढ़ते रहे, और उसका परिणाम आज ये है कि आज वो एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और जो लोग उनका मजाक बना रहे थे, जो लोग उनका उपहास उड़ा रहे थे, इतिहास के कूड़ेदान में आज वो पड़े हुए मिलते हैं। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि 2 मुकाम, तो याद कीजिए पहला मुकाम कब था? पहला मुकाम था जब 23 नवंबर 2019 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि दरअसल महाराष्ट्र में परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि जो है बीजेपी, शिवसेना और उद्धव ठाकरे जो है उनके साथ मिलकर के बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन 2019 में जब बीजेपी के उस वक्त जो सहयोगी थे उद्धव ठाकरे, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़े हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी पार्टी शिवसेना किसी भी हाल में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी का सहयोग, सपोर्ट नहीं करेगी। तब परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि बीजेपी ने चुपचाप से जाकर अजीत पवार के साथ सहयोग किया, अजीत पवार के साथ जो है गठबंधन किया, और अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह करीब 7 या 8 बजे का वक्त होगा, उन्होंने राजभवन में जाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन उनके साथ जो है बहुमत नहीं था, और शरद पवार ने उस वक्त क्या खेल खेला था, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं आज भी होती हैं। और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस महज 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रह सके थे, और 80 घंटे बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब 80 घंटे बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी बहुत हंसी उड़ाई गई, उनका बड़ा उपहास, मजाक बनाया गया कि बड़े आए थे मुख्यमंत्री बनने। इस वक्त जो तमाम विरोधी पार्टियां, उन्होंने उनका खूब मजाक बनाया था। तब देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देते हुए विधानसभा के पटल पर कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। सुनिए जरा उस वक्त किस तरह से उन्होंने ये शेर विधानसभा के पटल पर दे करके, ये कहकर, ये शेर कह करके उन्होंने किस तरह से अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और आज ये बात पूरी तरह से सही साबित हो गई। वो समुंदर की तरह वापस आए हैं, और इस तरह से वापस आए हैं कि उनकी जो समुद्र की लहरें थी, उन लहरों में तमाम विरोधी जो हैं वो बह गए।
कोई दूर दूर तक विरोधी नहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त जो जनता का जो जनादेश है, जनता ने जिस तरह से वोट दिया है, उसमें उसको देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में अब विपक्ष का भी कोई नेता होगा ऐसी सूरत हाल नहीं बची है, क्योंकि विपक्ष के नेता के लिए कम से कम जो है 27 सीटें होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं है, विपक्षी पार्टी कोई नहीं है जिसको 27 सीटें भी मिली हो। तो उनके सामने अब विपक्ष का भी कोई नेता नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज वो कहीं नहीं है और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ये पहला वाकया था। लेकिन दूसरा वाकया जो है वो कह सकते हैं कि उन्होंने खुद जो है बहुत हिम्मत दिखाई। कई लोग कहते हैं उन्होंने अपमान का घूंट पिया देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और उन्होंने ये जो है पार्टी हाईकमान का फैसला स्वीकार करते हुए पार्टी हाईकमान के साथ खड़े रहकर जिस तरह से उन्होंने एक ऐसा फैसला स्वीकार कर लिया जो उनके राजनीतिक कद के विपरीत था, उसका फल उन्हें आज मिल रहा है। दरअसल 2.5 साल बाद करीब उद्धव ठाकरे की सरकार जब गिरी, क्योंकि उनकी पार्टी टूट गई थी, जिस तरह से वो हिंदुत्व के विरोध में जा रहे थे उसके कारण उनकी पार्टी टूटी और शिंदे और उनके साथ जो है विधायकों का पूरा एक गुट जो है वो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गया। उस वक्त बीजेपी शिंदे गुट की जो शिवसेना थी उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और ये बात है जून 2022 की। और जब जून 2022 में ये सरकार बनी, जब ये गठबंधन हुआ शिंदे और बीजेपी के बीच, उस वक्त बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया ताकि जो शिंदे गुट जो टूट कर आया है वो मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसलिए जो है एकनाथ शिंदे, जो कि उनके पास ज्यादा विधायक नहीं थे, बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाने का जो है वो निर्णय लिया गया। अब वो देवेंद्र फडणवीस जो करीब 44 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे और उन्होंने 5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया था, वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके अब वो उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, वो भी अपने से कम अनुभवी नेता के सामने, अपने से राजनीतिक तौर पर कम अनुभवी नेता के सामने, अपने से कम जो राजनीतिक जिनका कद था, अपने से छोटे राजनीतिक कद के व्यक्ति के साथ उप मुख्यमंत्री बन रहे थे। अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी थी 100 से ज्यादा सीटें थी, उससे छोटी पार्टी के वो उप मुख्यमंत्री बन रहे थे। तब भी उनके विरोधियों ने बहुत उपहास उड़ाया, क्योंकि ये उनके लिए एक थोड़ा सा एक बड़ी विकट स्थिति थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त क्या किया? उस वक्त उन्होंने हाईकमान का फैसला स्वीकार किया और चुपचाप वो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद पर न सिर्फ रहे, बल्कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर परफॉर्म करके दिखाया। महाराष्ट्र की सरकार ने जो भी बढ़िया काम किए, या जो भी कह सकते हैं कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन रहा, उसमें देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ी भूमिका रही। और इस सब के चलते देवेंद्र फडणवीस जो है वो लगातार लोकप्रियता के ग्राफ पर चढ़ते गए और आज देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। अब ये न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि बीजेपी से भी सीखना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी। बीजेपी ने किस तरह से उस वक्त एक कह सकते हैं कि बड़ा त्याग किया था। लोग कह रहे थे कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, फिर भी उसने क्यों आखिर शिंदे को जो है मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया। बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री बीजेपी का रहेगा, इसीलिए तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ जो है समझौता नहीं किया था। इसीलिए उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना जैसी पार्टी जो बीजेपी की सबसे पुरानी एलाई थी, इसलिए उसका साथ बीजेपी ने छोड़ दिया और उसके बाद जो उन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बना दिया। और तो ये उससे बीजेपी को क्या मिला? कई लोग उस वक्त ये सवाल कर रहे थे। लेकिन फिर कह रहा हूं, राजनीति जो है ना वो दूर लंबी जो है रेस की चीज है। राजनीति छोटे फैसले नहीं देखे जाते, दूरगामी जो नतीजे होते हैं उनको देखा जाता है। बीजेपी ने उस वक्त जो है ये नहीं देखा कि 2.5 साल उनको जो है मुख्यमंत्री उनके पास नहीं रहेगा, बल्कि बीजेपी ने लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया और उसका फायदा बीजेपी को अब मिला। बीजेपी आज महाराष्ट्र में अकेले दम पर इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है कि अब उसको ज्यादा किसी सहयोग की जरूरत नहीं है। हालांकि वो अपने सहयोगियों के साथ रहेगी, लेकिन वो बीजेपी बड़े आराम से चाहे तो निर्दलीय कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर अकेले अपने दम पर भी बहुमत में अच्छी तरह से आ सकती है। लेकिन वो बीजेपी करेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी अब महाराष्ट्र में जो है कुछ लार्जर जो चीजें हैं वो देख रही है। बीजेपी लंबे समय तक महाराष्ट्र में अब अपना जमी रहे ये देख रही है। बीजेपी ये देख रही है कि कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और कैसे एनसीपी, क्योंकि शरद पवार का राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है, उनको खत्म करके उनका जो स्पेस है बीजेपी उस स्पेस को ले ले और फिर उत्तर प्रदेश जैसी सिचुएशन आ जाए जहां बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी बन जाए कि उसके सामने जो है कांग्रेस महज एक छोटी सी पार्टी बनकर रख जाए। इस वक्त के जो नतीजे, इस बार के जो नतीजे वो यही दिखा रहे कि कांग्रेस जो है जिस तरह से 16 सीटों पर सिमट के रह गई है, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हार गए।
तो कांग्रेस को बीजेपी ने समेट दिया है वहां पर, और बीजेपी अब मजबूती से वहां खड़ा रहना चाहेगी, इसलिए बीजेपी अपने सहयोगियों को अपने साथ रखेगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मैंने दो ये बात बताई, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो लोग कह रहे थे ना मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और इसको लेकर कई लोगों के आकलन थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसको लेकर लोगों का आकलन पता है क्या था? अब लोगों का आकलन ये था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो जो है वो ब्राह्मण समाज के हैं, और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या तो कोई मराठा होगा, क्या दलित होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला आजकल दिया जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह की जो चीजें कही जा रही है। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सफलतम मुख्यमंत्रियों में से हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सफलतम उप मुख्यमंत्रियों में से हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सफलतम जो है वो गृह मंत्रियों में से एक हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे थे क्योंकि ब्राह्मण है इसलिए वो नहीं बन पाएंगे। पर बीजेपी ने यहां भी एक साहस का काम दिखाया, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर योग्य है तो सिर्फ इसलिए उसको जो है मुख्यमंत्री ना बनाया जाए क्योंकि जो है जाति का फॉर्मूला जो आपका फिट नहीं बैठता। मुझे लगता है ये क्राइटेरिया गलत है। और कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया को कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने बना के ठीक नहीं किया, उससे जो है बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी होकर रह गई है, अपर कास्ट को इन्होंने बना दिया, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो व्यक्ति योग्य है उसको मुख्यमंत्री होना चाहिए। जाति नहीं देखनी चाहिए हमको कि ये व्यक्ति जाति का है। ये ठीक है, जातिगत राजनीति अपनी जगह है, हर जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर जाति को एकोमोडेट करना चाहिए, हर जाति को उसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति योग्य है तो उसको जो है मुख्यमंत्री इसलिए ना बनाया जाए क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आता है। मुझे लगता है गलत सोच है, और इस बीजेपी ने जो है अच्छा किया, इस गलत सोच के विरोध में बीजेपी ने जो है खड़े होकर दिखाया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री एक बार फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री है, इसलिए बने हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ नागपुर यानी आरएसएस की पसंद है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जो है नरेंद्र मोदी के भी पसंदीदा नेताओं में से एक है। नरेंद्र मोदी ने जो 2019 में जब चुनाव हो रहे थे, तो 2019 से पहले जब भी नरेंद्र मोदी जाते थे, महाराष्ट्र में जाते थे, तो हमेशा एक बात कहते थे कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में मुंबई में देवेंद्र। तो नरेंद्र और देवेंद्र, और ये भी कहते थे कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, एक और एक दो नहीं है बल्कि एक और एक 11 है। तो इस तरह से जो देवेंद्र फडणवीस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत भरोसा करते हैं। यह भी एक बड़ा रीजन है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक बार सुनाता हूं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। दिल्ली में आपने नरेंद्र को फिर से बिठा दिया, अब महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1 2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। अब देवेंद्र फडणवीस जो है, ये सब चीजें तो है। देवेंद्र फडणवीस मैंने कहा कि उस संघ की पसंद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है, और लंबी रेस का घोड़ा है। तो लंबी रेस का घोड़ा है तो ये याद रखिए कि वो अभी जो है 54 वर्ष के हैं। तो अभी अगले वो कम से कम 20 से 30 साल राजनीति में रहेंगे, और वो किस ऊंचाई तक जाएंगे कह नहीं सकते। आज शरद पवार की लोग बात करते हैं, बड़े कद्दावर नेता है, लेकिन मुझे लगता है एक आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से महाराष्ट्र के सबसे बड़े शत्रप माने जाएंगे। शरद पवार को भी, क्योंकि उनके पास एज है, उनके पास आयु है। तो अभी वो, जैसा मैं कह रहा हूं, कम से कम 30 साल राजनीति करेंगे, और किस पद तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। अगर वो ठीक से राजनीति करते रहे, जिस तरह से अब तक करते रहे, तो वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा साबित हो चुके, आगे भी होंगे। लेकिन यहां पर एक चीज मैं और देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस जो है, पहले इस तरह से उनको एक शाही नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन इन चुनाव में उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया ना, जिस तरह से उन्होंने ठोक करके विरोधियों को जवाब दिया, जिस तरह से विरोधियों को ठोका है, उसके कारण भी लोग अब उनको पसंद करने लगे। उन्होंने पूरे चुनाव में एक है तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का किस तरह से एग्रेसिवली जाकर उन्होंने इस इशू को, इस नारे का उन्होंने जो है डिफेंड किया, इस नारे को उन्होंने लगाया। उन्होंने न सिर्फ शरद पवार को, राहुल गांधी को, बल्कि उद्धव ठाकरे पर भी जमकर उन्होंने अटैक किए। किस तरह से उद्धव ठाकरे को उन्होंने ठोक कर जवाब दिया था, सुनिए, मजा आ जाएगा। आज ते मला म्हणाले फडतूस गृहमंत्री उद्धव ठाकरे, फडतूस नहीं काढतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं साला, घुसेगा।
घुसेगा। देवेंद्र फडणवीस के जो रंग है ना, अलग अलग रंग है, और वो जहां जाते हैं, मुख्यमंत्री रहे या फिर वो प्रशासनिक पद पर जो है, उनके हाथ में प्रशासन उनको संभालना हो या उनको जनता के बीच जाना हो, तो जिस तरह से जाते हैं उस तरह से जो है वो उस तरह से वो राजनीति करते हैं, और इसीलिए वो आज सफल नेता के रूप में है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक चीज आपको जरूर जाननी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जो है वो, एक तो यह है कि वो 1999 से लगातार विधायक के पद पर है। इसके अलावा उनका राजनीतिक करियर जो है, उनका राजनीतिक करियर पार्षद से शुरू हुआ था, कि छोटा सा उनके पास एक पार्षद की उनके पास पद था, पार्षद चुने गए, फिर उसके बाद महापौर चुने गए, फिर जो है बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रहे। सब तमाम चीजों से होते हुए जो है वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, तो जमीन से जुड़े नेता हैं। लेकिन उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जो है, जब वो छोटे थे, वो आपको बता रहा हूं, वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि किस तरह से वो बचपन से ही जो है कैसे तेजस्वी, मेधावी और कैसे बागी नेता के रूप में उभरे। दरअसल जब वो 6ठी क्लास में पढ़ते थे और नागपुर में, तो उनका परिवार बहुत एक अच्छे, मतलब उनके परिवार, उनकी माता, उनके पिता दोनों ही जो है वो अच्छे, वेल कनेक्टेड, और कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी एक अच्छे खासे परिवार में उनका जन्म हुआ। तो जब वो महज 6 साल के थे तो इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ते थे। उस स्कूल का नाम था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल, और ये बात है करीब करीब 1975-76 की। और जब वो इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, ठीक उसी समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी ने देश में 1975 में आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी लगाने के बाद जितने विरोधी नेता थे उनकी धरपकड़ शुरू हो गई थी, और उन धरपकड़ में जो देवेंद्र फडणवीस के पिताजी थे वो भी तो जनसंघ से जुड़े थे। देवेंद्र फडणवीस के पिता, तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त इनके पिता को भी गिरफ्तार करवा दिया था। तो जब इनके पिता को गिरफ्तार करवा दिया गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इनके पिता को गिरफ्तार कर दिया गया, तो 6 साल के देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैं इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। उनसे पूछा गया क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो तानाशाह है, और इंदिरा गांधी ने मेरे पिता को जेल में भेज दिया है। तो वो जिस स्कूल का नाम उस तानाशाह इंदिरा गांधी के नाम पर है, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। और उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया। उस वक्त जो है उनका जो बागी रूप था वो देखने, वो अच्छे खासे, जैसे मैंने बताया, इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल एक बढ़िया स्कूल था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस बढ़िया स्कूल को ठोकर मार दी, वहां से वो निकल गए, क्योंकि उस स्कूल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर था, और इंदिरा गांधी ने उनके पिता को जेल की सलाखों में डाल दिया था। तो वो सीधा सीधा इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल से निकले, और उसके बाद उन्होंने इस सरस्वती विद्या मंदिर में उन्होंने एडमिशन लिया, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े, और उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बचपन से आप उनकी इस प्रखरता का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे प्रखर, तेजस्वी, ओजस्वी, और कैसे बागी रूप में वो रहे, और कैसे उनको इतनी समझ थी कि मेरे पिता को जिसने गिरफ्तार करवाया, मैं उस महिला के नाम पर जो स्कूल है वहां पे नहीं रहूंगा, और उन्होंने सिर्फ इस जिद के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। तो ये दिखाता है कि किस तरह के वो नेता थे, और वो अब तक लगातार इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है, और कहां तक जाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन अब महाराष्ट्र जो है देवेंद्र फडणवीस के सुरक्षित हाथों में है, और जनता उन्हें, महाराष्ट्र के लोग उन्हें प्यार से देवेंद्र भाऊ कहते हैं। तो अब वो देवेंद्र भाऊ की अब नई पारी शुरू हो चुकी है। इस नई पारी पर नजर रखिए, बहुत कुछ जोरदार, हंगामेदार होने वाला है महाराष्ट्र में, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र में अब डेवलपमेंट जो है वो आप बड़ी तेजी से देखेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की एक और खास बात है, वो प्रो डेवलपमेंट नेता जाने जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय में जिस तरह के डिसीजन लिए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने डेवलपमेंट को तवज्जो दी है हमेशा। अब महाराष्ट्र में, मुंबई में आप नई तरह का डेवलपमेंट देखेंगे तेजी से चलता हुआ, क्योंकि अब केंद्र में नरेंद्र हैं और मुंबई में देवेंद्र है, और ये जो जोड़ी है ये 1 और 11 की जोड़ी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।